नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भीम शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, बीच बहस कार्यक्रम जो कि प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और समसामयिक विषयों पर चर्चा का हमारा विशेष प्रोग्राम है। आज ये जो चर्चा का हमारा विषय है वह इन सभी को समेटे हुए एक गांव से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं उसी की जागरूकता और उसी के निवारण के लिए यह कार्यक्रम है। कार्यक्रम का विषय है हमारा पोस्ट कोविड उपचार और आयुर्वेद योग प्रबंध। हाल ही में राजस्थान सरकार ने पोस्ट कोविड उपचार और आयुर्वेद योग प्रबंध का एक कार्यक्रम जारी किया है। यह क्या है और क्या इसमें होगा, इसी पे जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर रामहरि मीणा। डॉक्टर रामहरि मीणा जी आयुर्वेद एवं योग विशेषज्ञ हैं, प्रभारी आयुर्वेद राजकीय औषधालय भीलवाड़ा के हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अभिनंदन करते हैं हम इस कार्यक्रम में और चर्चा को और विषय को आगे बढ़ाते हैं कि कोरोना काल में आपको विदित है कि कोरोना में ये कोरोना काल की ही इसको संज्ञा दे दी गई, जिस स्थिति से ना हमने ना भूतो न भविष्यति ऐसी स्थिति देखी नहीं। और इसमें आयुर्वेद का जो विशेष महत्व प्रतिपादित हुआ है, जो बढ़ा है, जो हमारे रसोई घर से और जिस तरह से हल्दी का दूध, तो आयुर्वेद का क्या महत्व है कोरोना में, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद हमारे रसोई से प्रारंभ होता है, जो एक औषधालय तक जाता है। अब हम यदि हमारी रसोई में हमारे मसालों को एक अगर सही तरीके से उपयोग में लें तो वो भी एक विशुद्ध आयुर्वेद होता है। और कोरोना काल में जितना हमारे रसोइयों में रखे हुए मसालों ने जो हमारी हेल्प की है वो अविस्मरणीय है। और जो ग्राफ आयुर्वेद का कोरोना काल में बढ़ा है, न केवल भारत में ही बल्कि विश्व भर में आयुर्वेद का जो प्रसार और जो लोहा आयुर्वेद ने अपना मनवाया है, वो आप सभी उस चीज़ से वाकिफ हैं। आयुर्वेद क्यों ज़रूरी है कोरोना में और किस प्रकार ये प्रभावी होता है। आयुर्वेद का जो महत्व है वो हमारे समदोषे समाग्निश्य समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, अर्थात हमारे दोष धातु मल मूल ये जो अगर साम्यावस्था में रहते हैं, मतलब हमारा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक है। यदि हमारा जो दोष धातु मल मूल या हमारा मन यदि असाम्य अवस्था में है या विचलित हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। ये आयुर्वेद में एक स्वस्थ की परिभाषा बताई गई है। अब इसी विषय में जब हम बात करते हैं कि कोरोना में इन चीज़ों पे क्या इफेक्ट हुआ है, तो सबसे पहले हमारे दोषों पे इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि कफ दोष जो है वो प्रकोपित होता है। उसके बाद यदि लक्षण ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वात प्रकोपित होता है। और उसके बाद में अलग अलग हमारे ऑर्गन्स के ऊपर इसके सिम्टम्स आते जाते हैं। जैसे कि अभी पोस्ट कोविड मैनेजमेंट भी हमारे गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। वो उसमें क्या है, उसमें सब इस तरीके से आयुर्वेद को बताया गया है कि हमें पोस्ट कोविड या अर्थात कोरोना होके ठीक होने के बाद जो सिम्टम्स रह जाते हैं उनमें किस तरीके से हम आयुर्वेद को अपनाते हुए उन लक्षणों से मुक्ति पा सकते हैं। यही देखिए, हमारा जनमानस बड़ा सरल स्वभाव का है और बहुत जल्दी आशंकित हो जाता है। इसीलिए हम ये जानना चाह रहे थे कि पोस्ट कोविड व्यवस्था है क्या, क्या उसको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा या फिर आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। कोविड के उपचार के बाद वह आपके आयुर्वेद चिकित्सालय में, औषधालय में इलाज करवाएगा अपना, या घर पे रह के व्यवस्था है, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। इसमें देखिए दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। यदि किसी के लक्षण पोस्ट कोविड के बाद फिर से बढ़ने लगते हैं तो उसको हॉस्पिटलाइज रखा जाएगा, जहाँ पे मतलब निर्धारित औषधालयों या चिकित्सालयों में वो व्यवस्था की जा रही है। अभी प्रारंभिक तौर पे जो महाविद्यालय है, आयुर्वेद महाविद्यालय, उनमें इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि पोस्ट कोविड के लक्षण यदि बढ़ते हैं तो उनको वहाँ एडमिट रखने की व्यवस्था की जा रही है। इसी के संदर्भ में जब हम बात करें कि जो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा ये प्रारंभ किया जा रहा है पोस्ट कोविड, उसमें आहार विहार, आयुर्वेद और योग को किस प्रकार से संतुलित व्यवस्था में रोगी व्यक्ति को बताया जाए कि वो बहुत कम समय में उन लक्षणों से मुक्ति पाते हुए अपना जो बल्य है उसको बढ़ा के अपना नॉर्मल जीवन जीने के लिए तैयार हो जाए। क्या कौन पोस्ट कोविड के लक्षण, मतलब किसको इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए
या सर्वसाधारण के लिए है या विशेष जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हैं उन्हीं के लिए व्यवस्था है? इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में बताइए। पोस्ट कोविड मैनेजमेंट जो स्टार्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, वो पर्टिकुलर रूप से जो कोरोना से ठीक हो गए, जैसे कि उनको पहले रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव थी और अब नेगेटिव होने के बाद भी उनको लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं बॉडी पे, उनमें कॉमन जो लक्षण है सबसे ज़्यादा जो बॉडी पेन का है, जो लगभग कॉमन मिलता है आपको, और दूसरा जो है वो सर दर्द बना रहता है, वो एवरी टाइम सर दर्द बना रहेगा। उसके अलावा चेस्ट में हल्का हैवीनेस फील होता है, कफ भी आता है, और सांस लेने में कई बार अगर किसी को लक्षण बढ़ जाते हैं, वो प्रिकॉशन नहीं ले पाता है, तो सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ऐसे रोगियों को पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के थ्रू जो आयुर्वेद औषधालय चिकित्सालयों में गवर्नमेंट द्वारा बनाया जा रहा है, वहाँ पे उनको रख के उनको प्रॉपर रूप से गाइडेंस किया जाएगा आयुर्वेद औषधियों के द्वारा। आहार का जो उनका पूरा चिकित्सा का है वो उनको दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि वो बहुत कम समय में ठीक होके अपना जो नॉर्मल जीवन है उसको जिए जाए। इसी के संदर्भ में, पोस्ट कोविड के संदर्भ में कई देशों ने रिसर्च भी किया है, जिसमें 90 दिन से 110 दिन तक भी पोस्ट कोविड के लक्षण वापस रिकवर हो रहे हैं बॉडी में ठीक होने के बाद। फेफड़ों का कमजोर होना जी, या उनमें इस तरह की आशंका, सांस ब्रीथ से डिफिकल्टीज है। संबंधित कई बार मरीज और व्यक्ति समझ भी नहीं पाता Yes. कि उसके दमा है या Yes. पोल्यूशन के कारण ऐसा हो पा रहा है, लेकिन उसको फिर भी पोस्ट कोविड में जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें आप बता रहे हैं पोस्ट कोविड की जो व्यवस्था है उसमें आहार भी सम्मिलित है, आहार भी सम्मिलित और योग भी सम्मिलित है। तो क्या विशेष आहार और विशेष योग जो रहेंगे उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। जो पोस्ट कोविड व्यवस्था जो गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है, उसमें सबसे पहले आता है कि आपको सद्व्रतों का पालन करना है। सद्व्रत से हम समझते हैं कि आहार विहार, तो आहार में हमारी डाइट आ जाती है कि हमें सुबह से लेकर रात को सोने तक किस प्रकार से हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो उसमें जैसे सुबह हमको हल्का नाश्ता लेना है, जिसमें 350 से 450 ग्राम अलग अलग रंगों के फ्रूट्स लेने होते हैं। उसमें जैसे अगर आपको अग्नि अगर आपकी शांत हो जाती है, अक्सर कोविड होने के बाद में हमारी जो जाठराग्नि है वो शांत हो जाती है, और हम अलग अलग रंगों के यदि फल लेते हैं तो हमारी जो अग्नि है उसकी रक्षा होती है, अर्थात हमारी अग्नि जो है वो साम्यावस्था में आती है, और साम्यावस्था में आने के बाद में हमारा जो शरीर का ऊर्जा हास हुआ होता है वो वापस से धीरे धीरे रिकवर होकर हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें हम यदि बात करते हैं कि पूरा जो इसका रूटीन है कि हमारी दिनचर्या किस प्रकार की हो, तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमने बताया अभी। उसके बाद हमें जैसे स्नान करना है, स्नान करने के बाद हमें पूरे शरीर पर हल्का ऑयल, किसी या तो तिल तेल का लीजिए आप, या फिर बादाम रोगन, या फिर जैतून का तेल, या फिर कोई भी आयुर्वेद औषधीय तेल लीजिए, उसकी पूरे शरीर के ऊपर मसाज कीजिए। मसाज करके 10 से 15 मिनट के लिए आप धूप में बैठ जाइए। धूप में बैठने से क्या होता है कि हमारा जो वात प्रकोपित होता है कोविड के दौरान, वो वात जो है वो बैलेंस में आता है। बैलेंस में आने के बाद में जो अक्सर ज़्यादातर लोगों को जो सिम्टम आ रहा है बॉडी पेन का, वो रिकवर हो जाएगा। उसके बाद हमें डाइट को उसी दौरान लेना है जब हमें अच्छे से खुल के भूख लगे। अगर हमारी अग्नि शांत है और हमें भूख नहीं है तो हमें खाना नहीं लेना चाहिए, उससे हमारी अग्नि हास होने का और भी ज़्यादा डर बना रहता है। रुचिकर भोजन होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति में एक व्यवस्था है, और हमारा पर्यावरण के अनुसार भी हमारे मौसम जो 6 ऋतु जो हमारे यहाँ आती हैं, और एक आहार व्यवस्था जो हमारे पूर्वजों ने प्रदान करी है। परंपरागत रूप से सर्दियों के मौसम में घर में गोंद के लड्डू बनना, च्यवनप्राश का सेवन, गाजर पाक और तिल के लड्डू, ये इत्यादि का हम सेवन करते ही हैं। तो इसका कोविड के उपचार में सकारात्मक प्रभाव है, या इनमें से कुछ किन्हीं चीज़ों में परहेज बता रखे हैं कि ये कुछ चीज़ लें आप, कुछ ना लें, और कितनी मात्रा में लें, या इनको ले सकते हैं आप, अच्छा है कोविड के लिए? देखिए, इसमें दोनों ही पहलू हैं। आप पर्टिकुलर जो रोगी है उसके यदि कफ बढ़ा हुआ है तो चिकनाई उसके लिए बंद करते हैं हम, कि वो कफ को बढ़ाने वाला होता है। यदि कफ नहीं बढ़ा हुआ है और सिर्फ ऊर्जा का हास हुआ है, शरीर में शारीरिक कमजोरी आ रखी है, उसको आप लड्डुओं का सेवन करवा सकते हो। लेकिन उससे पहले आपके नज़दीकी जो भी आयुर्वेद चिकित्सक है उससे एक बार परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही जो हमने आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनको फॉलो कीजिएगा। जैसे आपको मास्क लगाना, अगर घर से बाहर जा रहे हो तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि यदि आप घर से बाहर जाके वापस घर पे आते हो तो आपको भाप लेना है, जिससे यदि आप थोड़ा बहुत अगर इन्फेक्टेड हुए हो तो वो उसी जैसे ही आप भाप लोगे उसी दौरान वो ख़त्म हो जाएगा, और आपका जो कोविड है वो आपकी बॉडी को ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं करेगा।
बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। इसी के साथ में एक चीज़ और आपसे जिज्ञासा, जैसे आपने मास्क कहा, एक चीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है सैनिटाइज। जी अब सैनिटाइज के आप किसी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं और चूंकि उसमें अल्कोहल होता है, यस बिल्कुल। तो क्या आयुर्वेद ने कोई ऐसे सैनिटाइज का निर्माण किया है जो अल्कोहल मुक्त हो और जिसमें सात्विकता और सुगंध आए? जी ऐसा बताइए आप। ये देखिए, ये जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब बहुत से आयुर्वेद आचार्यों ने आयुर्वेदिक सैनिटाइज़र का भी एक बताया था कि आप इस तरीके से आयुर्वेद सैनिटाइज़र भी आप घर पे बना सकते हो, जिसमें एलोवेरा होता है, नीम होता है, फिटकरी होती है, कपूर होता है। इस तरीके की 4-5 चीज़ों को मिला के और आप घर पे उसमें जैसे अभी आपने बात की कि खुशबू के लिए उसमें आप गुलाब जल ऐड कर सकते हो, तो वो आपका जो सैनिटाइज़र है वो आप मंदिर में भी यूज़ कर सकते हो। उपयुक्त है, मतलब उससे भी वायरस जी बिल्कुल आपको प्रभावित नहीं जी करेगा। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। ये सब बातें थी पोस्ट कोविड की, जी कि जिसके कोरोना हो जाए, या अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में किसी के कोविड है जी या प्री कोविड, यस। ये ऐसा कोई सेंटर या केंद्र बनाने की राजस्थान सरकार की कोई योजना या आयुष मंत्रालय की कि कोरोना हो ही ना, ऐसे वो क्या क्या प्रयोग करे अपने जीवन में, योग, आहार इत्यादि, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, प्री कोविड का तो आप ये मान के चलिए कि जो प्री कोविड है वो अलग अलग टाइप है इसके। आप जैसे अगर किसी को प्रारंभिक दौर में यदि किसी को फीवर होता है तो उसे कोविड नहीं मानता है। उसको अगर किसी को अभी जैसे ठंड का मौसम है, अगर किसी को जुकाम हो गया, जैसे आयुर्वेद में प्रतिसाय के नाम से जानते हैं, वो यदि होता है तो उसमें भी आप उसको कॉमन कोल्ड मानोगे। तो इस तरीके से प्री कोविड का तो आप मतलब अनुमान लगाना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जब आप डायग्नोस करते हो तो उस दौरान हो जाता है। लेकिन यदि आप आयुर्वेद जो प्रिकॉशन बताए गए हैं उनको यदि आप प्रॉपर फॉलो करते हो, जैसे काढ़े का आपको निरंतर उपयोग करना है, अभी सर्द ऋतु है तो सर्द ऋतु में आप काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। सर्द ऋतु में च्यवनप्राश जो है, आप 10 ग्राम सुबह च्यवनप्राश खा लीजिए। उसके अलावा अश्वगंधा जो पाउडर है या अश्वगंधा अवलेह जो आता है उसका आप सेवन कीजिए, वो आपकी धातुओं को पुष्ट करेगा। एक दूसरा एक अभी जो पाउडर है अपने सीतोपलादी, जो एक कॉमन सभी नाम सुना हुआ होता है, वो कफ का भी शमन करता है, वो बल्ली भी होता है, हमारे शरीर में ताकत को भी बढ़ाता है, शारीरिक कमजोरी को भी करता है खत्म, तो वात का भी शमन करता है। यदि हम सीतोपलादी का भी जैसे 5 ग्राम या 3 ग्राम से 5 ग्राम, वो शारीरिक बल जो होता है उसके आधार पे उसकी जो मात्रा है उसका निर्धारण किया जाता है। उसको शहद के साथ चाट सकते हैं या फिर गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हो। और जैसे अभी आपने बात की योग की, योग जो है वो हमारी धातुओं को पुष्ट करता है, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। जैसे हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद में हमने प्राणायाम किया, प्राण प्लस आयाम मतलब वायु को हमारे शरीर के साथ कनेक्ट करना। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, जैसे आपने बहुत सी बार देखा भी होगा कि सांस को अंदर पेट तक ले जाना है और पेट से वापस बाहर निकालना है, तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जब बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ और आप भी देखते होंगे कि सांस जब लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो चेस्ट से सांस लेके वापस बाहर निकाल देते हैं, तो उसका हमें लाभ नहीं मिल पाता है। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि सर लाभ नहीं मिलता है। वो लाभ इसलिए नहीं मिलता है कि जब तक आपका श्वास पेट तक नहीं जाएगा, पेट से जब श्वास वापस आता है तो जाते टाइम हमारे लंग्स के ऊपर से प्रेशर जाता है और वापस जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो नीचे की तरफ से प्रेशर आता है लंग्स पर। तो हमारे एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे लंग्स की भी मसाज हो जाती है, तो उसका हमारे जो लंग्स है और हमारी जो कंप्लीट हेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा इस संदर्भ में मार्गदर्शन हमको प्राप्त दिया है। विशेष मैं बात करना चाहूँगा कि युवा में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी से कोविड का बड़ा प्रभाव है, जैसा हम सुन रहे हैं आप ही लोगों से। तो लेकिन बच्चे, विद्यार्थी, वृद्ध, इन लोगों को विशेष क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? विद्यार्थियों तो बहुत काफ़ी समय से मुख्य शिक्षा से वंचित हैं, जिससे विद्यालय खुल पाएँ और अच्छे से वो पढ़ाई कर पाएँ, अपने मित्रों से मिल पाएँ, तो वो ऐसा क्या करें कि वैक्सीन का इंतज़ार करें वो? ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए शर्मा जी, वैक्सीन कोई इस चीज़ का अभी तक जितने भी वैक्सीन के ऊपर रिसर्च चल रही हैं वो किस बेस पे चल रही है वो गवर्नमेंट को भी मालूम है, हमें भी मालूम है, क्योंकि इसका जो स्वरूप है कोरोना का वो बदलता हुआ स्वरूप है। और आज की डेट में जिस कोरोना को आप आधार मान के वैक्सीन बना रहे हो, क्या पता उसका स्वरूप महीने भर बाद में परिवर्तित हो जाए। तो वैक्सीन के बजाय जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसको यदि हम हमारे जीवन में आत्मसात करते हैं तो इस प्रकार की जो इम्यूनिटी वीक वाली जो प्रॉब्लम्स हैं,
इस प्रकार की समस्याओं से हम बच के, और जैसे आपने अभी बात की कि छोटे बच्चों को जो इम्यूनिटी वीक रहती है, बिल्कुल छोटे बच्चों की वीक रहती है, तो उसमें हमें स्वच्छता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उनकी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। ठंडी वस्तुओं और जो डब्बाबंद सामग्री आती है, जो पैकेज फूड आते हैं, उनको और फास्ट फूड वगैरह उसको अवॉइड कराना होता है। क्योंकि जितना आप नेचुरल आहार अगर बच्चों को दोगे तो उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे उतनी ही ज़्यादा बूस्ट होगी। और वृद्धावस्था में जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में क्या है, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, धातुएं जो होती हैं वो दुर्बल हो जाती हैं वृद्धावस्था में जाते जाते। तो धातुओं को पुष्ट करने के लिए, जैसे अभी आपने जिक्र भी किया था कि लड्डू वगैरह जो हैं, ये जो हमारे आयुर्वेद में रसायन सिद्धांत बताया है कि रसायन का हमें उपयोग करना चाहिए, वो किसी भी अवस्था हो, हमें सर्दियों में रसायन का उपयोग करना चाहिए। उसका एक कारण ये भी होता है कि सर्दियों में हमारी जो पाचकाग्नि होती है वो अच्छे रूप से फली फूली होती है। हाँ, जैसा आपने पूर्व में भी बताया था। तो वो डाइजेस्ट होने में हमारे जो हम गरिष्ठ भोजन जो लेते हैं, जैसे अब रसायन है, तो उसको हम गरिष्ठ मानते हैं कि उसको थोड़ा डाइजेशन में टाइम लग सकता है। तो इस प्रकार के अगर हम रसायनों का उपयोग करेंगे तो हमारी जो इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर वे में बढ़ जाएगा। व्यायाम, योग और प्राणायाम, योग प्राणायाम के बारे में आपने पूर्व में बताया। व्यायाम कितना समय एक कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति दे सके, इस समय व्यायाम को अकेले में करे या किस तरह से करे, योग कितना कर सके, कितनी मात्रा में करे, इस बारे में थोड़ा बताइए। पोस्ट कोविड के बाद या फिर पोस्ट कोविड से पहले या एक हेल्दी पर्सन को सदैव व्यायाम का अभ्यास अपने बल के आधा, अपने बल से 50% ही उसको अभ्यास करना चाहिए। जिसमें जैसे अभी अपने चर्चा आपने पहले भी की थी, बताया था, इसमें सवाल किया था कि पोस्ट कोविड के दौरान जैसे किसी को कोरोना हो गया तो उसमें क्या किस तरीके से आपको योग को डिवाइड करना है। तो प्रारंभ में जैसे 50% का हम एक रेशो निकाल के चलते हैं अपने बल, शरीर के बल का, उसमें जैसे 30 मिनट से 45 मिनट। लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है कि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आप 30 मिनट का टारगेट करके चलोगे। आपका शरीर जितना साथ दे रहा है, धीरे धीरे उस चीज़ को बढ़ाते जाना है। जैसे आपने योग में सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट किया प्रारंभ में, फिर धीरे धीरे योगासन को आपने ऐड कर दिया, प्राणायाम ऐड कर दिया। प्राणायाम आपको शुरू से ही करना है। यदि आपको जैसे सुखासन में बताते हैं, वज्रासन में बताते हैं, अलग अलग जो पोज में आपको प्राणायाम का सजेशन किया जाता है, तो उसमें आप जैसे अगर आपका बैठने का नहीं बैठ रहा है, जैसे जॉइंट पेन भी होता है पोस्ट कोविड में, तो उसमें आप चेयर पर बैठ के आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोविड होने के बाद में नकारात्मकता बहुत ऊंचे लेवल तक बढ़ जाती है इंसान की। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो पोस्ट कोविड में जब नकारात्मकता बढ़ जाती है तो उसका समाधान मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप या तो किसी आपके आसपास अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसकी सलाह से कर सकते हैं। बाकी मैं कॉमन चीज़ आपको बताऊंगा कि जिसके द्वारा आप आपकी ऋणात्मकता जो आपकी बॉडी में बढ़ती है, नेगेटिविटी बढ़ती है, उसको आप मतलब कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ करना है, आपको वायु मुद्रा करना है। ये जो अपना रिंग फिंगर है, ये फर्स्ट फिंगर है, इसको अंगूठे के नीचे दबा लो, इसे वायु मुद्रा बोलते हैं। तो वायु मुद्रा हमारे जो जितने भी जॉइंट्स पेन होते हैं उनको इफेक्ट करती है। तो वायु मुद्रा में आप बैठ गए, चेयर पे बैठ सकते हो आप आराम से। डीप ब्रीथ का आपने अभ्यास किया, लंबे सांस लिया, लंबा सांस छोड़ा। आप 2 से 3 मिनट तक इसका अभ्यास कीजिए। उसके बाद फिर आंखें बंद करके ओम का उच्चारण कीजिएगा। धीरे धीरे उसका आप अभ्यास बढ़ाते जाइएगा। और प्रारंभ में कोविड होने के बाद सांस का जो है हमारा रूटीन बहुत लंबा नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे इसके टाइम को बढ़ाते रहिएगा। और हमारा जो ध्यान है पूरा वो हमारे सांस के ऊपर होना चाहिए कि कितना सांस अंदर जा रहा है, हमारी बॉडी में क्या क्या रिएक्ट कर रहा है, और बाहर आने के बाद में हमारा किस तरीके से बॉडी को रिलैक्स मिल रहा है। तो आपका जो बाहरी वस्तुओं का जो ध्यान है, बाहरी विषयों पर जो ध्यान जाता है, वो एकाग्रचित होकर आप अपने आप के साथ जियोगे तो आपकी नकारात्मकता जो है वो काफ़ी हद तक बहुत कम समय में कम हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताई। डॉक्टर साहब, नकारात्मकता से याद आया मुझे कि भय का एक माहौल है जनमानस में। कोविड की आशंका से पूर्व ही गिलोय का नियमित सेवन, जैसे गर्म पानी की बोतल है तो उसमें गिलोय डाल के ही रख दिया, आप हमेशा ही गिलोय का पानी पी रहे हैं और बहुत ज़्यादा सतर्कता और सावधानी, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ऐसे लोगों को। देखिए शर्मा जी, हमने प्रारंभ में भी कहा था, और जितने भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं जो काम कर रहे हैं कोविड के रिगार्डिंग या रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि आप काढ़ा जो ले रहे हो वो आयुष विभाग ने गाइडलाइन फॉलो की है, लेकिन हमारी जो शरीर की प्रकृति होती है, सभी की अलग अलग प्रकृति होती है, तो उसके अकॉर्डिंग कितने दिन तक क्या सेवन करना है उसका एक निर्धारण होना चाहिए। तो उसका निर्धारण करने के लिए आपको आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से अगर आप लेते हो
तो उस काढ़े से जो हमारे शरीर के अंदर उष्णता बढ़ती है या ये कहें कि गर्मी बढ़ती है, जिसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं कि अगर आप किसी के बताए हुए आप कंटिन्यू किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो गई, आपका डाइजेशन सिस्टम भी उससे डैमेज हो सकता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद में फिर जैसे कि पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए किसी भी ट्रीटमेंट को आयुर्वेद के जो चिकित्सा पद्धति है उसको आप लंबे समय तक अगर आप प्रयोग करना चाहते हो तो आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह बहुत ही अनिवार्य है। चिकित्सकीय सलाह और परामर्श के बिना कुछ ना करें, ऐसा आपका कहना है कि स्वयं से ही वैद्य बनना उचित नहीं है, और केवल आयुर्वेद औषधियों का सेवन करते रहें, व्यायाम ना करें, तो वो भी पूर्णता नहीं है। पूर्णता नहीं है। आयुष मंत्रालय की भूमिका बहुत सकारात्मक इसमें रही है। क्या विदेशों से भी ऐसे आप लोगों के पास निवेदन या प्रस्ताव आए हैं कि हमारे देश तक भी औषधियों को पहुंचाया जाए या फिर चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए? देखिए, अभी लगभग कोविड के संबंध में 85,500 और कुछ शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें से अधिकतम जो शोध पत्र है वो अपने इंडिया से बाहर से प्रकाशित हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारे लिए और हमारे आयुर्वेद के लिए गर्व का विषय है, बहुत गर्व का विषय, भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो अपने आप का लोहा विदेशों में मनवा रही है। तो जो आपने अभी बात की कि बाहर से प्रस्ताव आ रहे हैं, अब आप मानिएगा कि अगर आप रिसर्च अगर आप देखते हो वेबसाइट्स वगैरह से, अगर आप डाटा कलेक्ट करते हो, उसमें आप देखोगे कि बाहर से जो आयुर्वेद औषधियों की जो डिमांड बढ़ी है वो पहले के मुकाबले कम से कम 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कि जो पहले जो जैसे 1 किलो जाती थी जहाँ मेडिसिन, तो अब 100 किलो मेडिसिन की डिमांड बाहर से आ रही है। तो कोरोना काल में आयुर्वेद का महत्व बढ़ा है और ये लोकप्रियता भी इसमें बढ़ी है। तो और आयुर्वेद कैसे जनमानस तक लोकप्रिय हो, पुनः ये मुख्य धारा में आए, ऐसा आप बताइए कैसे? देखिए, अभी जैसा माहौल चल रहा है उसमें जनमानस तक तो आयुर्वेद पहुंच ही चुका है, इसमें तो कोई निसंदेह वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसको प्रॉपर रूप से पहुंचाने के लिए कुछ हमें प्रयास करने होंगे, कुछ सरकारों को भी प्रयास करने होंगे कि जनमानस को आयुर्वेद चिकित्सा का फ़ायदा जो है प्रॉपर रूप से मिल सके। इसके संबंध में एक तो जो हमारी जो सिस्टम जो है आयुर्वेद का, उसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है कि औषधियों की जो पूर्णता है वो औषधालयों में प्रॉपर रूप से हो जाए, तो जनमानस तक आराम से मतलब बहुत ही सरलतम तरीके से आयुर्वेद पहुंच सकता है। दूसरा है कि हम आयुर्वेद को भी बजट भी बहुत कम मिलता है, तो बजट जब बढ़ेगा तो आयुर्वेद औषधियों की जो संख्याएँ हैं वो आयुर्वेद औषधालयों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जनमानस को उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और जैसे ही लाभ होगा तो जनमानस का और आयुर्वेद का दोनों का जो ग्राफ है वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद। आपने हमको, हमारे जनमानस को, दर्शकों को इतनी सकारात्मक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारी पहुंचाई। आशा करते हैं कि वे इसको निश्चित रूप से मानेंगे और ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़े पोस्ट कोविड की, सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, ऐसी हमारी मनोकामना। ये थे डॉक्टर रामहरि मीणा, आयुर्वेद एवं योग विशेषज्ञ, प्रभारी आयुर्वेद, राजकीय औषधालय भीलवाड़ा। इनका हम धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।